नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी का किसान आंदोलन पर क्या प्रभाव था और हम उन आंदोलनों को देखेंगे जैसे चंपारण आंदोलन जहां पर गांधी जी ने नेतृत्व किया था, खेड़ा सत्याग्रह जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी और उन्होंने नेतृत्व किया था। इसी तरह हम बहुत सारे किसान आंदोलनों को देखेंगे जो क्रांतिकारी संग्राम के समय में भारत में घटित हुए। दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और किन टॉपिक्स को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा दिमाग में इतना लपेटा रख लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर। तो बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आप इस बात को नहीं सुनना चाहते तो आप 2 मिनट आगे तक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और सीधे टॉपिक में पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि जब कोई भी सिलेबस हम उठाते हैं तो हम उसे पूरा का पूरा रटने पर तुल जाते हैं, और खासतौर पर जब हम एमए में होते हैं या फिर बीए में होते हैं तो कॉलेज लेवल पर हम अक्सर पढ़ाई गैप के दौरान करते हैं या फिर तब करते हैं जब टाइम टेबल आ जाता है। उससे पहले हम अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम हर टॉपिक को ढूंढते हैं गूगल से या फिर बुक से, चाहे इस तरह के वीडियो से, और फिर उन्हें रटने के लिए लग जाते हैं। और फिर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ पढ़ने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, भूल जाते हैं और हमारा पेपर बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे समझे, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी एमए 4th सेमेस्टर में हूँ, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में। तो यहाँ पर जो एमए 4th सेम का सिलेबस है उसमें जो सेकंड पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी जो 3rd यूनिट है, वहाँ पर टॉपिक कौन कौन से है, वहाँ पर है सांप्रदायिक राजनीति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ पर बच्चे से बच्चा भी बता सकता है कि इन टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो 5 नंबर पर सीधे सीधे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं किससे बन जाती है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में एक निबंध लिखिए, या इस तरह के 5 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं। जबकि सांप्रदायिक राजनीति, इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है और इससे अगर बना भी तो छोटा प्रश्न बनेगा। इसी तरह आपको ये देखना है कि जो टॉपिक इतिहास से ज़्यादा रिलेवेंट है, ऐसा टॉपिक जो किसी बड़े व्यक्ति से संबंधित है, जैसे आप गांधी जी वाली यूनिट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर उनके सभी आंदोलनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। इसी तरह आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो टॉपिक ज़्यादा हिस्टोरिकल है या फिर ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी टॉपिक को आपको नॉर्मल पढ़कर निकल जाना है। तो इससे आप सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं या फिर जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं, उनका माइंडसेट यही होता है कि हमें उन प्रश्नों को पूछना है जो या तो इस बच्चे के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इसे पता होना चाहिए, या फिर ये इसके भविष्य में होने वाली परीक्षाओं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर अगले सेमेस्टर की परीक्षा हो, उनमें काम आए। इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको उन टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ना है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावनाएं रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना वो टॉपिक रखता है जो यूनिट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो, चाहे वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, प्रसिद्ध घटना हो। तो उन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, कम समय में आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले ही 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय किसान आंदोलनों में जो कांग्रेस है और महात्मा गांधी है, इनका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कृषक, यहाँ पर सीधी सी ये बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो किसानों के प्रति थोड़ी उदासीन थी, थोड़ी मतलब कि उनके प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं रखती थी। इसके पीछे वजह थी कि हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो सभी कुलीन वर्ग के थे, चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों न रहे हो, वे कुलीन वर्ग के थे, जिसके कारण उनकी जो समस्याएं थी वे उतनी आसानी से किसानों की समस्याओं को नहीं समझ पाए। जैसे हम ये देखते हैं कि कई बार हमें ये लगता है कि सरकार कैसे राजधानी से बैठकर हमारी समस्याओं को जान लेती है, तो इसका ये जवाब है कि उनके जो अधिकारी होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जिसके चलते सरकार को अच्छी जानकारी मिलती है और सरकार निचले तबके के लोगों के लिए भी काम कर पाती है। ये इसके चलते अगर जो उनके अधिकारी हैं वो बेहतर काम ना करें तो सरकार निचले तबके के लोगों के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाती है। यही कारण कांग्रेस के साथ भी था। कांग्रेस में कुलीन वर्ग का ज़्यादा प्रभाव था, अमीर नेताओं का ज़्यादा प्रभाव था, जिसके चलते इनकी पहुंच सीधे किसानों तक नहीं थी, जिसके चलते किसानों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। श्री आरसी दत्त ने एक खुला पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखा था भारतीय अकाल के विषय में।
उन्होंने इसको पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जानबूझकर अथवा अनजाने में भूपतियों के हित की बात करते थे, कृषकों की नहीं। जब लॉर्ड कर्जन ने उन्हें बताया कि सरकार ने मुजारों यानी कि किसानों के हितों की कांग्रेस की अपेक्षा अधिक सेवा की है, तो दत्त साहेब को कोई उत्तर नहीं बन पाया। यानी कि यहाँ ये कहा जा सकता है कि इस समय स्थिति ये थी कि कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा काम किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार ही कर लेती थी। हालांकि शोषण में उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसानों के प्रति जो कांग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा उदासीन थी। इसके बाद में हम चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। 1917 में यह होता है और गांधी जी का आगमन हो चुका था और ये उनका पहला बड़ा आंदोलन था। उत्तर बिहार के चंपारण जिले के यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी कृषकों का अनेक रूप से उत्पीड़न करते थे, जो लगभग उसी प्रकार था जैसे बंगाल में था। गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं आगे चलकर, उनकी सहायता से कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की। उन्होंने किसानों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की शिक्षा दी और बिहार सरकार उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा जांच समिति नियुक्त कर दी जून 1917 में, जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य के रूप में बनाया गया। इसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नील उत्पादकों द्वारा विशेष प्राप्ति बंद कर दी गई। यानी कि जो वो कुछ अलग पैसे लेते थे, ज़्यादा पैसे लेते थे अतिरिक्त, वो बंद कर दिया गया। दुर्भाग्यवश कांग्रेस नेताओं ने इस सफलता को इसके अंत तक नहीं पहुंचाया, अर्थात जो अत्यधिक भाटक जमींदार वसूल करते थे वे बंद नहीं हुए और साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज की दर भी कम नहीं हुई। यानी कि चंपारण आंदोलन एक सफलता थी किसानों के लिए। हालांकि यह सफलता 100% नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर किसानों के लिए ज़्यादा कार्य नहीं कर पाई और उन्होंने अंग्रेज़ों से तो किसानों को बचा लिया, लेकिन वो जमींदारों से किसानों की रक्षा नहीं कर पाई। अब इसके बाद में देखिए खेड़ा सत्याग्रह या फिर खेड़ा आंदोलन, यह भी गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था और यह 1918 में हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः बम्बई सरकार के विरुद्ध था। 1918 ईस्वी के वसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई और सूखे के कारण इस प्रदेश के कृषकों को बहुत कष्ट हो गया। बम्बई सरकार ने भूमि कर मांगा, लेकिन नियमों में साफ लिखा था कि अगर फसल साधारण से 25% कम होती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है तो भूमि कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 25% से ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। गांधी जी ने कृषकों को संगठित किया तथा सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त किया। कृषकों की बहुत बड़ी संख्या ने सत्याग्रह किया तथा जेल भी गए। जून 1918 ईस्वी तक यह आंदोलन चलता रहा और अंत में सरकार को गांधी जी की मांग स्वीकार करनी पड़ी। परंतु जूडिथ ब्राउन जैसे लोगों ने यह कहा कि सरकार ने कर का लगभग 93% कर भी वसूल कर लिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि चंपारण तथा खेड़ा के आंदोलनों ने न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया, अपितु कृषकों में आत्मविश्वास भी जगा दिया। यदि वे मिलकर कार्य करें तो वे अवश्य सफल हो जाएंगे, यह साबित हो चुका था। किसान इससे पहले नेतृत्व के अभाव में थे। उनकी आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस जैसी संस्था तो थी, लेकिन वे उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने इस रिक्त स्थान को भरने का काम किया। अब इसके बाद हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली किसान आंदोलन वही है जहाँ पर पटेल साहब को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दी जाती है। इस काल का सबसे प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन था। बारदोली गुजरात के सूरत जिले का एक तालुका था। उस समय उसमें 137 गांव थे जिनकी जनसंख्या लगभग 87,000 थी। उस क्षेत्र में गांधीवादियों ने 1922 से ही रचनात्मक कार्य आरंभ कर दिया था, जिसमें उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली थी। बम्बई सरकार ने किसानों पर 22% लगान लगा दिया, जिसके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया।
किंतु 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर यह आंदोलन भी स्थगित हो गया। यह आंदोलन पुनः 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। वल्लभ भाई पटेल ने गांधीवाद शांतिपूर्ण ढंग से लगानबंदी आंदोलन चलाया। सरकार ने दमन चक्र तेजी से और क्रूरता पूर्वक चलाया और किसानों की भूमि तथा पशु कुर्क कर लिए गए। कुर्क का मतलब है कि जब्त कर लिए गए। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह देहाती क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों और समुदाय की एकता पर बल देता है। दूसरा यह था कि उन क्षेत्रों के जातीय और धार्मिक संगठनों तथा नेताओं ने भी इस आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिया था। आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्वक चलाया गया। बारदोली की समस्या शीघ्र ही राष्ट्रीय समस्या बन गई। किसानों की सहायता के लिए अहमदाबाद के मजदूरों ने एक आना चंदा देकर 1300 रुपये इकट्ठे कर लिए। बम्बई के व्यवसायियों के मध्यस्थता करके समस्या को निपटाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। इस पर बम्बई की विधानसभा परिषद में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर भारतीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधि लालाजी नारंगी ने परिषद की सदस्यता से त्याग दे दिया। इस प्रकार के दमन के बावजूद किसान अडिग रहे कि अंत में सरकार को झुकना पड़ा और समझौता हो गया, जिसके अनुसार एक न्यायिक समिति मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति नियुक्त की गई और किसानों की जब्ती की गई भूमि को उन्हें वापस लौटा दिया गया। जांच समिति ने यह स्वीकार किया कि प्रांतों में लगान निर्धारण दोषपूर्ण है, अतः बारदोली में लगान 1,87,492 रुपये से घटाकर 48,648 रुपये कर दिया गया। पटेल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी लैंड लीग नाम की एक संस्था की स्थापना की और पूरे महाराष्ट्र तथा गुजरात में लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चलाने की योजना बनाई। बम्बई की सरकार को बाध्य होकर लगान वृद्धि की पूरी योजना त्यागनी पड़ी और जुलाई 1929 में उसने घोषणा की कि जब तक संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक लगान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इसके बाद में हम ये देखते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा बिहार का किसान आंदोलन। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलन का महत्व या फिर गांधीवादी किसान आंदोलन, तो उन सभी का उत्तर आपको इन पॉइंट्स में लिखना है। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स को आपको उठाकर नोट्स में लिखना है, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है और डेफिनेटली इन्हें आपको अपने आंसर में लिख कर आना है, ताकि आपका आंसर ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा प्रामाणिक हो और आपको अच्छे नंबर मिल सके। बिहार स्थायी जमींदारी बंदोबस्त का क्षेत्र था। वहाँ किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। तीसरे दशक में उस प्रांत में जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी ने वास्तव में आगे चलकर अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। इसका श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को था। स्वामी जी का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे जमींदार परिवार में हुआ था। 1907 में वे सन्यासी हो गए। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वे उसमें सम्मिलित हो गए। 1927 ईस्वी में उन्होंने बेहटा यानी कि पटना जिला में एक आश्रम कायम कर लिया और किसानों में संगठन का काम आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वे संपूर्ण बिहार में लोकप्रिय किसान नेता बन गए। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसने आगे चलकर अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया और स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार के किसान आंदोलन के एक अग्रणी नेता के रूप में निकल कर आना स्वाभाविक हो गया। बिहार में उनकी छाप ऐसी रही कि किसान आंदोलन के नेता के रूप में वे सदैव याद किए जाते रहे हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में किसान आंदोलनों की क्या स्थिति थी। मद्रास सरकार ने 1927 ईस्वी में 8.25% कर बढ़ाने का संकल्प किया, जिसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले, जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें शक्तिशाली आंदोलन चला, जिसमें समृद्ध तथा बीच के दर्जे के किसान सम्मिलित थे। 1933-34 में आंध्र प्रदेश में रैयतवाड़ी क्षेत्र, जो
प्रोविजनल रैयत एसोसिएशन नाम का किसान संगठन स्थापित हो गया, जिसके नेता थे एन.जी. रंगा। जमींदारी क्षेत्रों के लिए जमीन रैयत एसोसिएशन नाम का एक पृथक संगठन कायम किया गया। 1935 ईस्वी में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर नाम का एक संगठन स्थापित किया गया। एन.जी. रंगा इसके सचिव तथा ई.एम.एस. नंबूदरीपाद उसके सचिव संयुक्त सचिव थे। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में जो प्रभावशाली किसान नेता रहे उनमें एन.जी. रंगा और एम.एस. नंबूदरीपाद प्रमुख रहे। तो यहाँ पर हमने ये देखने का प्रयास किया कि किसान आंदोलन की स्थिति क्या थी। यहाँ पर सिलेबस में जो सिलेबस था उसमें केवल गांधी जी के किसान आंदोलन थे, लेकिन हमने जो आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम था 1920 के बाद का, तो वहाँ पर जितने भी किसान आंदोलन प्रमुख रूप से घटित हुए उन सभी की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है खूबसूरत पंक्तियाँ अक्सर प्रभावित करती हैं। अपने गम दी नुमाइश न कर, अपने नसीब दी आजमाइश न कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज़ अनुपाण दी ख्वाहिश न कर। हमेशा ये मत दिखाओ कि आपकी समस्याएं क्या है। हमेशा दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स और अपने दुखों का रोना मत रो, क्योंकि वो हंसने के लिए बेताब है और वो जानने के लिए बेताब है कि तुम दुखी हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी दुख है। और अगर वो किसी और को दुखी देखेंगे तो शायद उन्हें ये संतुष्टि मिलेगी कि मैं भी रो रहा हूँ और ये भी रो रहा है। तो इसीलिए अपने दिल में भले ही बहुत सारे जख्म हों, बहुत सारे गम हो, लेकिन दूसरों को आप मुस्कुराहट दे सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखारती है। और लोग जब आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आप उनको आपके तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये बहुत बेहतर होता है। इसलिए किसी को अगर कुछ दे सकते हैं तो दीजिए मुस्कुराहट। मुस्कुराइए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।